वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सी एस आर नेट लाइफ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो मॉलिकुलर बायोलॉजी पोर्शन से है। और ये सारे क्वेश्चन सी एस आर नेट जून 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज टोपोआइसोमेरेजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ए लार्ज नंबर ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ these enzymes. Which of the following statement is not true about topoisomerases एज ए पोटेंशियल एंटी कैंसर ड्रग टारगेट? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टोपोआइसोमेरेज रेप्लिकेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एंटी कैंसर कुछ ड्रग्स होते हैं जो टोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू होगा, मतलब सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टोपोआइसोमेरेज होता है वो उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, और एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं वो टोपोआइसोमेरेज को कैसे इनहिबिट। आपको बता देता हूँ कि जो टोपोआइसोमेरेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक टोपोआइसोमेरेज 1 मतलब टाइप 1 और दूसरा टोपोआइसोमेरेज 2। तो जो टोपोआइसोमेरेज 1 है वो सुपर कॉइल डीएनए को क्लीव करता है, उसका सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको उससे पास करके फिर उसको सुपर कॉइलिंग से रिलीज करता है। और फिर क्या होगा कि जो जहाँ पे ब्रेक कॉज किया था उसको वो रिसील कर देगा। और जो टाइप 2 टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं वो टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज जनरली डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक कॉज करता है, और वो फिर डीएनए में जो एंटेंगलमेंट आ जाता है या फिर डीएनए मॉलिक्यूल में अगर कोई नॉट फॉर्मेशन हो गया उस नॉट से उसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे स्पेशली मैं टोपोआइसोमेरेज 1 का एग्जांपल लिया हूँ, और वो टोपोआइसोमेरेज 1 उसका एक एंटी कैंसर ड्रग है कैम्प्टोथेसिन। तो कैम्प्टोथेसिन कैसे टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करता है उसको यहाँ हम देखेंगे। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि टोपोआइसोमेरेज 1 जो होता है वो पहले एक सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक कॉज करता है, फिर टोपोआइसोमेरेज 1 खुद अपना एक टायरोसिन रेसिड्यू के सहारे 5 प्राइम एंड के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद फिर जो दूसरा स्ट्रैंड है, मतलब यहाँ पे मैं डायग्राम में उसको नहीं शो किया, वो जो इंटैक्ट स्ट्रैंड है उसको उस ब्रेक से पास करता है और फिर उस ब्रेक को सील कर देता है। इस तरीके से टोपोआइसोमेरेज 1 जो सुपर कॉइल डीएनए था उसको रिलीज कर देता है, मतलब उसका सुपर कॉइलिंग थोड़ा घट जाता है। तो ये था टोपोआइसोमेरेज का नॉर्मल फंक्शन। लेकिन आप राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें देख सकते हैं कि टोपोआइसोमेरेज 1 जो एंजाइम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। उसमें आप अगर कैम्प्टोथेसिन डाल दें तो कैम्प्टोथेसिन क्या करेगा, जो टोपोआइसोमेरेज और डीएनए के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे कैम्प्टोथेसिन जाके बाइंड कर जाता है और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ऐसे करके क्या होगा कि टोपोआइसोमेरेज 1 और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो और स्टेबल हो जाता है। तो टोपोआइसोमेरेज 1 का पहला जो स्टेप था कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक कॉज करेगा वो होता है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रैंड पैसेज और रीजॉइनिंग का स्टेप है वो कर नहीं पाता। तो इस तरीके से जो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक कॉज किया था वो परमानेंट ब्रेक के तौर पर रह जाता है। तो इस तरीके से कैम्प्टोथेसिन टोपोआइसोमेरेज 1 कैटालिसिस को इनहिबिट करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में जो पहला वाला ऑप्शन है, एज कैंसर सेल्स आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स दे यूजुअली कंटेन हायर लेवल ऑफ टोपोआइसोमेरेजेस। तो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, तो इसलिए उसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी बहुत फास्ट होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ बहुत फास्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डीएनए में बहुत सारे सुपर कॉइलिंग आ जाएंगे, तो उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज का ज़रूरत है, तो वो हाई लेवल में होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स क्रिएटेड बाय टोपोआइसोमेरेजेस आर यूजुअली कन्वर्टेड टू परमानेंट ब्रेक्स इन द जीनोम इन द प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमेरेज टारगेटेड ड्रग्स। तो आप जैसे डायग्राम में देखें कि टोपोआइसोमेरेज को अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग टारगेट कर रहा है तो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटेड हो गया। अब क्या होगा कि जो डीएनए ब्रेक वो कॉज किया था वो डीएनए ब्रेक परमानेंटली उसमें रह जाता है, उसको वो रिसील नहीं कर पाता। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। और तीसरा ऑप्शन,
As cancer cells often have impaired DNA repair pathway, they are more susceptible towards topoisomerase targeted drugs. तो जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें डीएनए रिपेयर पाथवे इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन के दौरान जो प्रूफ रीडिंग होता है, तो उस प्रूफ रीडिंग से अगर कोई एरर छूट के निकल गया तो वो एरर रह जाता है, डीएनए रिपेयर पाथवे उसको ठीक नहीं कर पाता। अब उन सारे कैंसर सेल्स पे अगर हम टोपोआइसोमेरेज टारगेटेड ड्रग्स दे देते हैं तो क्या होगा, वो सारे कैंसर सेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उसमें टोपोआइसोमेरेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जो भी डीएनए में डैमेज है या फिर डीएनए में अगर कोई एरर्स है उसको ठीक करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। तो वो सारे कैंसर सेल्स टोपोआइसोमेरेज टारगेटेड ड्रग्स का ज़्यादा इफेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन है द ड्रग्स विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपोआइसोमेरेजेस यूजुअली डू नॉट अफेक्ट नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये नॉट ट्रू है, क्योंकि जो कोई भी अगर सेल है वो फास्ट ग्रो कर रहा है तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन अगर बहुत फास्ट हो रहा है तो उसका डीएनए में बहुत सुपर कॉइलिंग आ जाएंगे। अब सुपर कॉइलिंग से उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेजेस का इम्पोर्टेंस है। तो जो ड्रग्स होते हैं जो टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट करते हैं वो कोई भी फास्ट ग्रोइंग सेल को अफेक्ट करेगा, चाहे वो नॉर्मल सेल हो या फिर कैंसर सेल हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है फोर्थ, क्योंकि ये नॉट ट्रू है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम एरर्स ऑकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन दैट आर नॉट करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। These are corrected by specialized repair pathways. Defect in the activity of some of the following enzymes impair this process. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस दौरान बहुत सारे एरर्स होते हैं और वो सारे एरर्स जो है वो उसका डीएनए पॉलीमरेज का प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से करेक्ट नहीं हो पाता। अब ये जो क्वेश्चन है ये डीएनए का मिसमैच रिपेयर पाथवे से रिलेटेड है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डीएनए का मिसमैच रिपेयर पाथवे वो कैसे होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए में रेप्लिकेशन मशीनरी होता है वो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म दिखाता है, मतलब उसका जो रेप्लिसोम है उसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस कंपोनेंट होता है जो रॉन्गली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। लेकिन उसका प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म हमेशा फुल प्रूफ काम नहीं कर पाता, तो कभी कभी मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डिटेक्शन होने से बच जाता है और फिर वो मिसमैच के तौर पर रह जाता है। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस दोनों के बीच में एक मिसमैच बन के रह जाता है। अब मिसमैच रिपेयर पाथवे इसलिए काम करता है कि वो जो मिसमैच बना था उसको वो ठीक कर सके। अब ये आप जो स्लाइड में डायग्राम देख रहे हैं ये ई कोलाई में जो मिसमैच रिपेयर पाथवे चलता है उसका डायग्राम है। अब सबसे पहले क्या होगा, कहीं अगर मिसमैच हो गया, जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल थायमिन और गुआनिन का पेयरिंग दिखाया गया है, तो ये एक मिसमैच रिपेयर है, क्योंकि नॉर्मली थायमिन के साथ एडिनिन पेयर करता है लेकिन यहाँ पे थायमिन के साथ गुआनिन हो गया। तो इसमें सबसे पहले एक डाइमर प्रोटीन आता है म्यूट-एस। म्यूट-एस क्या करता है, डीएनए को स्कैन करते जाता है और फिर उस मिसमैच को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे म्यूट-एस एक किंक प्रोड्यूस करता है। किंक मतलब उस डीएनए को थोड़ा टेढ़ा कर देता है। अब म्यूट-एस जो है वो एक दूसरा प्रोटीन म्यूट-एल को रिक्रूट करता है। अब म्यूट-एल जो है वो क्या करेगा, एक म्यूट-एच नाम का प्रोटीन है उस म्यूट-एच को एक्टिवेट कर देता है। म्यूट-एच का काम है डीएनए में जहाँ पे भी वो मिसमैच है उसके आसपास एक निक फॉर्मेशन करता है। निक फॉर्मेशन करने के बाद वहाँ पे और दो एंजाइम आ जाते हैं, एक हेलिकेज और दूसरा एक्सोन्यूक्लियेज। हेलिकेज का काम है उस निक से डीएनए को अनवाइंड करते जाना जिधर वो मिसमैच है उसके तरफ,
और उस तरीके से वो अनवाइंड करते जाता है और जो न्यूक्लियस है वो उस डीएनए को डिग्रेड कर जाता है। अब डिग्रेड करते करते वो फिर जहाँ पे मिसमैच है उससे पार चला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड डाइजेस्ट हो चुका था वहाँ पे नए तौर पे वो फिर से स्ट्रैंड सिंथेसिस कर देता है और लाइगेशन कर देता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला स्टेप है वहाँ पे वो मिसमैच जो था वो रिपेयर हो गया, मतलब थायमिन के साथ एडेनिन पेयर हो गया। तो ये था मिसमैच रिपेयर पाथवे। अब क्वेश्चन में जो सारे एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ए है डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए लाइगेज। तो आप जो डायग्राम देखें उसमें देखें कि डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज मिसमैच रिपेयर पाथवे में काम करता है। तो इसके मतलब जो ए वाला ऑप्शन है ये एक ऑप्शन सही है। जो बी है एपी एंडोन्यूक्लिएज एंड डीएनए ग्लाइकोसाइडेज, तो इन दोनों का कोई रोल नहीं है मिसमैच रिपेयर में, तो ये नहीं होगा। सी वाला जो ऑप्शन है म्यूट एस म्यूट एल, तो सी वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि म्यूट एस और म्यूट एल दोनों का रोल है। अब डी जो ऑप्शन है रेक ए एंड रेक एफ, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन यूकैरियोटिक सेल अंडरगोइंग mRNA synthesis and processing was incubated with P32 labeled ATP with a level at the beta position. Why do you think the radioactive isotope will appear in the mature mRNA? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि mRNA सिंथेसिस हो रहा है ऐसा कोई यूकैरियोटिक सेल को अगर P32 लेबल्ड ATP मीडिया में इंक्यूबेट किया जाए तो उस mRNA में जब मैच्योर mRNA फॉर्मेशन होगा तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये mRNA का जो 5 प्राइम कैपिंग होता है उससे रिलेटेड है। तो पहले हम देख लेते हैं mRNA का 5 प्राइम कैपिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम पे, सबसे पहले क्या होगा आरएनए सिंथेसिस होगा। आरएनए सिंथेसिस होने के टाइम जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के जो बीटा और गामा फॉस्फेट्स होते हैं वो रिलीज हो जाता है। तो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा या फिर फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है आरएनए का, वो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में जो फॉस्फेट रहता है वो उसका अल्फा फॉस्फेट है। तो एकदम इनिशिएटिंग जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ था उस इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड के पास सबसे पहले तो तीनों फॉस्फेट रहता है अल्फा बीटा और गामा। तो जब 5 प्राइम कैपिंग होता है उस दौरान एक एंजाइम है आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, उसका काम होता है जो गामा फॉस्फेट है उस गामा फॉस्फेट को रिलीज कर देना। अब गामा फॉस्फेट रिलीज होने के बाद वहाँ पे दूसरा एक एंजाइम है गुआनाइलिल ट्रांसफरेज। तो ये गुआनाइलिल ट्रांसफरेज एक गुआनिन मोनोफॉस्फेट को उस बीटा फॉस्फेट में ट्रांसफर करता है। मतलब जो इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड है उस इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम एंड के साथ एक गुआनिन मोनोफॉस्फेट का अल्फा फॉस्फेट बाइंड कर जाता है और वहाँ पे एक लिंकेज फॉर्म हो जाता है। अब इस तरीके से गुआनिन ऐड हो गया। गुआनिन ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो गुआनिन ऐड हुआ उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसको मॉडिफाई करता है मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो एक मिथाइल ग्रुप को गुआनिन के साथ ऐड कर देता है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे 5 प्राइम कैपिंग होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि mRNA जब मैच्योर होता है तो उसमें वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ पे इंक्लूड हो सकता है या फिर इंसर्ट हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है P32 will not appear in the mature mRNA under any circumstances because beta and gamma phosphates are released during transcription। तो इस ऑप्शन में कहा गया है कि जो बीटा और गामा फॉस्फेट्स है वो रिलीज हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो ये जो बीटा और गामा फॉस्फेट रिलीज होने का बात कहा गया है ये सही है।
क्योंकि जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में जितने सारे फॉस्फेट हैं उनके बीटा और गामा फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड है उसका बस गामा पोजीशन में जो फॉस्फेट है वो ही रिलीज होता है, बाकी जो अल्फा और बीटा पोजीशन का फॉस्फेट है वो रह जाता है। तो जो फॉस्फेट P32 है वो वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन ऑफ द mRNA विल बी यूनिफॉर्मली लेबल्ड एज ओनली अल्फा फॉस्फेट्स आर रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में will be uniformly labeled as only alpha phosphates are released during transcription। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो अल्फा फॉस्फेट है वो रिलीज नहीं होता, अल्फा फॉस्फेट वहाँ रह जाता है, और जो बीटा और गामा पोजीशन में फॉस्फेट्स है वो रिलीज हो जाता है। और जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में वो यूनिफॉर्मली लेबल्ड नहीं होगा, यहाँ तक कहीं भी लेबल्ड नहीं होगा, क्योंकि जो एटीपी है यहाँ पे डाला गया है एटीपी का बीटा पोजीशन P32 से लेबल्ड है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन पे P32 will appear at 5 prime end of mRNA if only it has A as the first nucleotide। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो P32 है वो mRNA का 5 प्राइम एंड में अपीयर हो सकता है तभी जब अगर एडिनिन अगर फास्ट न्यूक्लियोटाइड के तौर पर वहाँ ऐड हो। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एडिनिन है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तौर पर यहाँ पे ऐड हुआ था, और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तौर पर ऐड होने की वजह से उसका जो बीटा पोजीशन है फॉस्फेट बीटा पोजीशन में है वो P32 है, मतलब वो रेडियो आइसोटोप है, तो वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है नो P32 will appear in the mature mRNA because the 5 prime terminal phosphate of an A residue will be further removed during the capping process। तो कैपिंग प्रोसेस के दौरान जो ए रेसिड्यू है उसका 5 प्राइम टर्मिनल फॉस्फेट जो है वो रिमूव होता है, लेकिन उसका कौन सा फॉस्फेट रिमूव होता है? गामा फॉस्फेट, उसका अल्फा और बीटा फॉस्फेट रह जाता है। और जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एटीपी का जो बीटा पोजीशन उसका लेवलिंग P32 से किया गया है, तो जो P32 है वो वहीं अपीयर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी नॉट ट्रू है, मतलब गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है थर्ड वाला। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सेलुलर इवेंट्स दैट TOR ए काइनेज positively regulates is the rate of rRNA synthesis। TOR regulates the association of a transcription factor to a polymerase 1 subunit when TOR is inhibited by the drug rapamycin. The transcription factor dissociates from polymerase 1. A yeast strain is engineered which expresses a fusion of the transcription factor and the polymerase 1 subunit. The level of rRNA synthesis is monitored in these cells using pulse leveling following rapamycin addition for the times indicated below. The transcription profile of rRNA observed for the wild type cells is given below। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि TOR जो कि एक काइनेज है, तो मैं आपको बता देता हूँ TOR है, TOR का मतलब है टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। तो ये टारगेट ऑफ रेपामाइसिन एक प्रोटीन काइनेज होता है, और इस प्रोटीन काइनेज का काम है न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो है या फिर प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन उसको बैलेंस करके रखना। और ये TOR एक प्रोटीन काइनेज है जो TOR क्या करता है, जब न्यूट्रिएंट्स मीडिया में न्यूट्रिएंट्स घट जाते हैं तो जो राइबोसोम होता है राइबोसोम प्रोडक्शन उसको रिड्यूस कर देता है। जो टॉर्च सिग्नलिंग पाथवे है ईस्ट में, तो ये टॉर्च सिग्नलिंग पाथवे जो आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 से, तो आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन को वो रेगुलेट करता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है टॉर रेगुलेट द एसोसिएशन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू ए पॉलीमरेज 1 सबयूनिट। तो टॉर रेगुलेट करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पॉलीमरेज 1 सब यूनिट का एसोसिएशन।
अगर हम उसमें एक ड्रग डाल देते हैं रेपामाइसिन, तो रेपामाइसिन क्या करेगा, टॉर को इनहिबिट कर देगा, और टॉर अगर इनहिबिट हो गया तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो पॉलीमरेज 1 के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये था नॉर्मल। अब एक ईस्ट स्ट्रेन को हम इंजीनियर किए, फिर उस ईस्ट स्ट्रेन को हम मॉडिफाई कर दिए ताकि उसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है पॉलीमरेज 1 सब यूनिट है उसमें फ्यूजन हो जाए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पॉलीमरेज 1 सब यूनिट के एसोसिएट होने के लिए कोई टॉर काइनेज का यूज़ नहीं है। वो डायरेक्टली जब बनेगा तो वो एक फ्यूजन के तौर पर बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पॉलीमरेज 1 सब यूनिट के साथ ऑलरेडी बाइंड किया रहेगा। तो ये द लेवल ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस इज मॉनिटर्ड इन these सेल्स यूजिंग पल्स लेवलिंग फॉलोइंग रेपामाइसिन एडिशन फॉर द टाइम्स इंडिकेटेड बिलो। अब जो आरआरएनए सिंथेसिस है उसको पल्स लेवलिंग एक मेथड होता है, उस पल्स लेवलिंग मेथड से हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें हम रेपामाइसिन ऐड करके कुछ टाइम इंटरवल में उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना आरएनए सिंथेसिस हुआ। तो जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप सेल है उसमें आरएनए सिंथेसिस का जो ट्रांसक्रिप्ट प्रोफाइल है वो नीचे दिया गया है कि 0 मिनट में कितना है, 20 मिनट में कितना है, 40 मिनट में कितना है। तो आप देख सकते हैं 0 मिनट में आरआरएनए का सिंथेसिस सबसे ज़्यादा है, 20 मिनट में मीडियम है और 40 मिनट में सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर रेपामाइसिन ऐड कर रहे हैं तो रेपामाइसिन ऐड करने के बाद भी जो टॉर है, मतलब टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, वो प्रोटीन तो इनहिबिट हो गया लेकिन उस प्रोटीन का अब कोई फंक्शन नहीं रहा क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पॉलीमरेज 1 सब यूनिट है वो ऑलरेडी बाइंड किया हुआ है। तो उसका जो आरएनए सिंथेसिस है वो रैपिडली चलता रहेगा। तो उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट स्ट्रेन में जो आरएनए सिंथेसिस है वो चाहे हम कितना रेपामाइसिन ऐड कर दे वो इक्वली अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं कि आप 0 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट में उसका सिंथेसिस इक्वल है।